Hello everyone, and again welcome back to my YouTube channel. This is Alok Pandey, and today I am shooting a new podcast with one of very respected guest in our university, Mr. Rahul Garg sir. He is software engineer at Amazon. So we'll discuss few very interesting questions with sir, like about his school life, college life, and what roadmap he followed for getting placement in Amazon. So let's get started. Hello sir. Hello. So sir, like you can introduce yourself to my viewers, please. So hi everyone. My name is Rahul Garg. I'm from a small city in Punjab, Mansa, and right now I am working as an SD in Amazon, and I'm living in Bangalore. It is enough for your introduction, like you are working at Amazon. So we can start. So Bhaiya, like my first question to you is, like I'm asking in all my podcasts, like how was your school days and what are your learnings from your school days, in your college days, and how you get placement in Amazon? So my schooling has been done in Punjab board only, in Punjabi medium. Okay. I was so scared of English. Okay. I have never been like in English medium, so I was so scared of English that मैंने कभी मतलब हिम्मत भी नहीं की कि मैं इंग्लिश मीडियम में जाके पढूं. एंड इट वाज लाइक मेरी स्कूलिंग में कुछ ऐसा नहीं था कि CBSE बोर्ड वगैरह कुछ एडवांस सब्जेक्ट नहीं थे. सब कुछ जो पुराना सिलेबस चल रहा है सब कुछ वही था. आई वॉज द पर्सन लाइक जो क्लास में सेकंड या थर्ड पोजीशन आता है हर बार. इट वॉज नॉट बिकॉज आई वॉज इंटेलिजेंट, इट वॉज बिकॉज बाकी सारे नालायक थे. तो स्कूलिंग वॉज वेरी लाइक ओके. आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट ऑलवेज. मैं कभी कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, ना ही मैं कभी ऐसा था कि फेल हो रहा हूँ. बट ये था कि हाँ, मैं जो भी था मैं बिना पढ़े सब कुछ कर लेता था, पढ़ता नहीं था. So this is how my schooling was. And how was your college days? After schooling, I went to Chandigarh, Punjab University for my BCA, and BCA time was so fun actually, क्योंकि उस टाइम पढ़ाई नहीं की हमने. I was like in the first year I was scared because I was new to the college. मुझे college life का नहीं पता था. मैंने सुना ही था कि जो लोग स्कूल में 70-80% लेके आते हैं कॉलेज में जाके 40-50 हो जाते हैं. तो आई वॉज स्केयर्ड एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग. बट स्टडिंग में भी नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि प्रैक्टिकल नहीं देखता कोई. कितनी शीटें भरी हैं वो देखते हैं सब. और मैंने उस चीज़ को सीरियस लिया नहीं था. मेरी आदत है पॉइंट टू पॉइंट आंसर देने की. शीट्स भरना मेरा काम नहीं था. तो फर्स्ट ईयर में मैंने ठीक ठाक पढ़ा, लेकिन मेरी हैंड राइटिंग बहुत स्मॉल है. तो 5 शीटों में मेरा पूरा ख़त्म हो जाता है. और बाकी लोग जब 32 शीट भरने के बाद भी और शीट्स मांग रहे हैं तो मुझे अलग डर लग रहा है कि ये क्या लिख रहा है ऐसा. तो फर्स्ट ईयर में मैं ठीक ठाक पढ़ा. आई गॉट 66%. सेकेंड ईयर में मैंने और कोशिश की, और ज़ोर लगा के पढ़ा, 63%. थर्ड ईयर में मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया कि इस बार शीटें ही भरेंगी, 73%. सो इट वॉज ए लेसन फॉर मी कि नॉर्थ में आप प्रैक्टिकल चीज़ों पे ध्यान नहीं दे सकते. और वहाँ पे मुझे BCA में कोडिंग का कुछ भी नहीं आता था. मतलब कोई मुझे C++ कुछ भी नहीं, मुझे कोई सम का प्रोग्राम बनवा दे वो भी नहीं आता था. तो उसके बाद अब पता था कि BCA में तो कुछ आता नहीं है, जॉब कहाँ से लगेगी. सो आई वॉज वेरी श्योर कि मुझे MCA तो करनी ही है. सो आई वेंट फॉर NIT. और मेरी बाय चांस बाय लक कह लो तो NIT कैलीकट में एडमिशन हुई केरला में. एंड वहाँ जाके एक्चुअली मैंने पढ़ाई शुरू की. क्योंकि मेरी एडमिशन हुई थी लेट, इतनी लेट कि मेरे एडमिशन के जस्ट 2 दिन बाद एग्ज़ाम थे. और वहाँ पे कॉलेज में जाते ही जो प्रोफेसर थे वो मलयालम थे. वो इंग्लिश भी मलयालम एक्सेंट में बोलते थे. मुझे समझ ही नहीं आता था कि वो बोल क्या रहा है. one of my teacher was like mathematics teacher. He was like,
यम यन, अपन लोग जिसको ABCD में MN बोलते हैं ना, हाँ। उसको यम यन, मैं ये समझ रहा था कि भाई ये बोल क्या रहा है, मुझे 1 महीना ये समझने में लगा। एंड मतलब जब मैंने उसकी पहली क्लास अटेंड की, सारे स्टूडेंट्स टीचर की तरफ ऐसे देख रहे हैं पूरे ध्यान से, मे बी बिकॉज ऑफ उस टीचर से बहुत डर लगता था सबको, और एंड आई वॉज न्यू, तो मुझे लग रहा था कि इन सबको समझ में आ रहा है, सिर्फ मुझे ही समझ नहीं आ रहा, मैं बाकी सबका चेहरा देख रहा था। तो मेरी तो मतलब वाट लग गई थी जाते ही कि अब मैं पास कैसे होऊंगा। तो मैं तो चला गया था डीन के ऑफिस कि मेरी एडमिशन कैंसिल करो, मुझे घर जाना है। एक तो मतलब घर से इतनी दूर चला गया था, मन नहीं लग रहा था, ऊपर से जाती पढ़ाई का इतना प्रेशर कि भाई फेल हो जाऊंगा, 2 दिन हुए हैं। तो वो लोग बोले कि 1 दिन बाद आना, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह मेरे ओरिजिनल उनके पास थे, तो बोले कि फिर आपको डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। तो मैं वापस चला गया। तो वापस जाते टाइम मुझे राहुल महेश्वरी मिला, ही वॉज माई क्लासमेट। तो उसने बोला कि अब जब है ही 1 हफ्ता, इंजॉय करके जा, जब जाने का सोच ही लिया, ठीक है। तो उतने में हमारा रिजल्ट आ गया, एंड आई हैड मोर मार्क्स देन 70% ऑफ माई क्लास 2 दिन में। तो आई वॉज लाइक ठीक है यार, इतना मुश्किल नहीं है, कर लेंगे। एंड दैट वॉज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड कोडिंग। क्योंकि NIT में क्या था ना कि कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन था ही नहीं, हमारे वहाँ पे सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन आते थे कि ये आउटपुट लाने के लिए क्या प्रोग्राम लगेगा वो बनाओ, या फिर ये प्रोग्राम है इसका आउटपुट क्या आएगा। सो इट वॉज टोटली प्रैक्टिकल। अगर आपको प्रैक्टिकल कोडिंग नहीं आती है तो आप नहीं पास हो सकते। सो दैट वॉज द प्लेस वेयर आई एक्चुअली लर्न एवरीथिंग अबाउट कोडिंग। मैंने 2-3 महीने लग के कोडिंग पे पूरा ध्यान दिया, कोडिंग किया, एकदम दिन रात कोडिंग कर रहा हूँ। ऐसी हालत हो गई थी कि रात को सपने भी कोडिंग के आ रहे हैं, सीरियसली। सो भैया लाइक आपका पहला लैंग्वेज कौन सा था, और आप कहाँ से कौन सा रिसोर्स यूज़ कर रहे थे उस टाइम पे, अपने टाइम पे? एक्चुअली उस टाइम पे एज आई रिमेंबर, उस टाइम पे जियो भी नहीं आया था, हाँ। इंटरनेट इतना अवेलेबल नहीं था, तो मुझे कोई ऑनलाइन सोर्स का पता नहीं था। मुझे ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब पे भी भाई पढ़ने का कुछ होता है। आई वॉज लाइक यूट्यूब इज़ ओनली फॉर सॉन्ग्स। तो ऑनलाइन उस टाइम कुछ ऐसा मैंने ट्राई भी नहीं किया। बुक्स थी, बुक्स से ट्राई किया, कुछ सीनियर्स ने बताया कि गिग्स और गिग्स उस टाइम शायद नया ही था, तो मैंने उससे भी किया। और मैं आज तक एक्चुअली गिग्स और गिग्स से ही पढ़ता आ रहा हूँ। गिग्स और गिग्स पे ही मैं कोडिंग ट्राई करता हूँ, उसी पे पढ़ता हूँ, उसी पे सीखता हूँ। सो आई प्रेफर गिग्स और गिग्स। सो ऐसे यार करते करते कॉलेज हो गया ख़त्म। आपका लैंग्वेज कौन सा था? लैंग्वेज मैंने स्टार्ट किया था C से, हाँ। फिर C++ एंड पाइथन, बस जावा मैंने कभी ट्राई नहीं की थी कॉलेज में। थैंक यू सो मच भैया। सो लाइक अभी आप अमेज़ॉन में हैं, सो ये आपको मतलब ये जॉब कैसे लगा, इसके बारे में? जैसे कि आपने बताया कि आप स्कूल टाइम में भी ऐसे थे एवरेज, कॉलेज में भी ऐसे ही एवरेज थे, और फिर NIT कैलिकट से तो आप भाग रहे थे बट फिर भी आप रह गए वहाँ पे। सो आपने अमेज़ॉन कैसे क्रैक किया? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अमेज़ॉन में जाऊँगा या कभी मेरे से क्रैक हो पाएगा। आई वॉज थिंकिंग लाइक इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी। मेरी मतलब कॉलेज से प्लेसमेंट हुई एक एमडॉक्स में, इट्स गुड़गांव और पुणे बेस्ड कंपनी। उस टाइम पे पैकेज क्या था आपका? मेरा कॉलेज से पैकेज लगा था 8.5 का, एंड बट एट दैट टाइम इट वाज ओके कि मैं सेटिस्फाइड था कि ठीक है, एंड सब कुछ सही चल रहा था जब तक गुड़गांव में मैं जॉब कर रहा था। लेकिन उसके बाद लॉकडाउन लग गया। आई वॉज इंजॉइंग इन गुड़गांव बिकॉज मेरे वहाँ पे काफ़ी दोस्त बन गए थे, नई नई कॉर्पोरेट लाइफ इंजॉय कर रहे थे एकदम। रोज़ रात को 2 बजे रूम में घुसना, बाकी टाइम एकदम दोस्तों के साथ खेलना कूदना, ये सब। तो जब लॉकडाउन लग गया तो सब कुछ चला गया, दोस्त नहीं रहे इंजॉय करने को, कुछ कंपनी वाली मतलब जो घर से बाहर रह के जो इंडिपेंडेंस थी वो नहीं रही, तो जो मज़े आ रहे थे वो ख़त्म हो गए। एंड लॉकडाउन में क्या हुआ कि काम का प्रेशर बहुत बढ़ने लगा। हम लोग सुबह बैठते थे और रात के 9-10 बजे तक हम लोग काम ही काम कर रहे हैं, दिमाग ख़राब होने लगा था। और
कुछ सीखने को नहीं मिल रहा था। जो चीज़ मुझे पहले से आती है मैं उसी पे बार बार काम किए जा रहा हूँ, कुछ सीखने को नहीं, पैकेज कुछ खास नहीं हो रहा है और मज़ा नहीं आ रहा है बेसिकली। भैया लाइक आपका जॉब प्रोफाइल क्या था जब आपका फर्स्ट इंटर्नशिप लगा था कॉलेज से, कौन से रोल पे? तो मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपर का ही प्रोफाइल था हाँ। एंड वहाँ पे मतलब मैंने एमडॉक्स में 3 साल काम किया, तो वहाँ पे सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया था एंड उसके बाद मैंने स्विच कर लिया। उसके बाद मतलब लॉकडाउन में पूरा टाइम क्योंकि ऑफिस का काम करते थे, बाकी बचा टाइम घर का कुछ काम कर लिया, घर पे अटके हुए थे। सो आई थॉट कि ऐसे तो नहीं हो पाएगा, तो मैं घर से निकला, बैंगलोर गया। ये राहुल महेश्वरी भी था, मेरे और भी दोस्त थे, तो उनके पास जाके रहा और वहाँ जाके मैंने पढ़ाई शुरू की दोबारा से और इंटरव्यू देने स्टार्ट किए। काफ़ी इंटरव्यू दिए, रिजेक्ट हुआ। मतलब ये मान लो कि रोज़ कंपनी का काम भी करता था, रोज़ एटलीस्ट 2 से 3 कंपनीज़ में इंटरव्यू भी देता था और रोज़ शाम को रिजेक्शन भी आते थे, तो मूड पूरा ख़राब, एकदम फ्रस्ट्रेटेड। तो ओवरकम कैसे करते थे आप उस मतलब आप उस रिजेक्शन को ओवरकम कैसे करते थे, क्या करते थे आप? यार मतलब देखो क्या है ना कि मेरे तो परिवार में ही ऐसा है कि हम लोगों को मोटिवेट ही डिमोटिवेट करके किया जाता है। हाँ। हम लोगों से अगर कुछ होता नहीं है ना तो हमें बोलते हैं कि तेरे से नहीं हो पाएगा, तू रहने दे, और हम लोग उसी से मोटिवेट होता है कि अब तो करके दिखाएंगे, अब कैसे बोल कैसे दिया तुमने। तो वही है कि रिजेक्शन हो रहे थे तो और गुस्सा आ रहा था कि अब तो करना ही पड़ेगा। तो मतलब जितनी छोटी मोटी कंपनियां उतने उनके लेवल हाई क्वेश्चन पूछने के। छोटी मोटी कंपनी? हाँ, मतलब मैंने तो इंटरव्यू देना ऐसे ही स्टार्ट किया था कि मतलब पहली बार क्या होता है ना, इंसान डरता है कि यार क्या होगा रिजेक्ट हो गए तो मेरे दोस्त ने मुझे यही बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्ट हो जाएगा, तेरे पास ऐसा थोड़ी कि जॉब है ही नहीं, तो जॉब तो ऑलरेडी कर ही रहा है ना, तो रिजेक्ट हो जाएगा तो हो जाएगा, क्या दिक्कत है। सो आई वाज लाइक बात तो सही है। तो मैंने उन इंटरव्यूज़ को एज ए मॉक इंटरव्यू लिया कि जॉब लग गई तो अच्छी बात, नहीं लगी तो कुछ सीखने को मिल रहा है। हर इंटरव्यू में क्या गलती हुई उससे सीखो और नेक्स्ट में नहीं होनी चाहिए वो। ऐसे ही मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए और काफ़ी में रिजेक्ट हुआ एंड एट लास्ट अमेज़ॉन में मैंने इंटरव्यू देने का सोचा भी नहीं था, एक्चुअली अप्लाई करने का भी नहीं सोचा था, मैंने किया भी नहीं था। मुझे काफ़ी HR वगैरह रीच आउट कर रहे थे अमेज़ॉन से, तो मैंने अप्लाई किया उनके कहने पे और अप्लाई किया तो इंटरव्यू वगैरह हुए, कोडिंग राउंड, HRD राउंड, LLD राउंड क्लियर हो गया एंड नाउ आई एम इन अमेज़ॉन। Thank you so much भैया for sharing your life story. Okay, so मेरा next question है भैया कि like apart from DSA, सबको पता है DSA important है किसी भी big MNC में जाने के लिए, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, but apart from DSA ऐसे कौन से 3 पिलर्स हैं जिनके ऊपर हमें वर्क करना चाहिए अमेज़ॉन और बिग MNCs फोड़ने के लिए? सी फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट उठाओ कॉलेज टाइम पे जिनका आज के टाइम पे ट्रेंड चल रहा हो, जो चीज़ें आज के टाइम पे कंपनीज़ में चल रही हैं। ठीक है, अगर आज के टाइम पे देख लो क्लाउड टेक्नोलॉजी कितनी एकदम टॉप पे चल रही है, हर कंपनी में यूज़ हो रही है, इवन इफ इट इज़ AWS और लाइक और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, राइट, जेंकिंस, कुबरनेट्स, डॉकर्स। तो ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉलेज में सिखा रहे हैं, अब तो कॉलेज में सिखाने लगे हैं, हमारे टाइम पे तो कॉलेज में ये सब सिखाते भी नहीं थे। तो ये सब चीज़ें जो हैं कंपनीज़ में जो यूज़ हो रही हैं उनके बेस पे वो लोग काफ़ी इंप्रेस होते हैं। मतलब पहला काम क्या है कंपनी में, आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट तो होना चाहिए ना एटलीस्ट उसमें इंटरव्यू देने के लिए। अगर रेज्यूमे ही रिजेक्ट हो जाएगा तो आगे कहाँ से जाओगे, कोडिंग करके दिखाओगे किसे जब रिजेक्ट हो गए पहले। तो सबसे पहले तो प्रोजेक्ट अच्छे बनाओ जिसके बिहाफ पे वो आपका जो रेज्यूमे है उसको शॉर्टलिस्ट करें। अगर आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया उसके बाद आपको कोडिंग राउंड है, मान लो कि SD रोल के लिए तो कोडिंग राउंड ही है। और कोडिंग से भी कुछ ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ कोडिंग करनी है। अगर अच्छी कंपनीज़ में जा रहे हो, वो जो इंटरव्यू हो रहा है वो देखना चाह रहा है कि आपको क्या नॉलेज है, वो सिर्फ कोडिंग से नहीं देखेगा। फॉर एग्जांपल अगर अमेज़ॉन में ही ले लो, वो आपका कोड चलवा के भी नहीं देखते, नोटपैड पे कोड लिखवाएंगे कि ये प्रॉब्लम है इसका कोड बना दो, ठीक है। लेकिन वो क्या बोलते हैं कि अपना जो तुम्हारा आइडिया जो दिमाग में तुम्हारे चल रहा है, तुम जो सोच रहे हो कि भाई ऐसे सॉल्व करूँगा, वो बंदे को कम्युनिकेट करना आना चाहिए सामने वाले से।
समझ रहे हो? अगर तुमने मुझे कोई प्रॉब्लम दी कि ये सॉल्व करनी है, मेरे दिमाग में पहले मैं सोचूंगा कि मैं कैसे इसको सॉल्व कर सकता हूँ। साथ ही साथ क्या होगा, मुझे तुमसे कम्युनिकेट करते रहना चाहिए कि भाई मैं ये सोच रहा हूँ, अब मैं ये करूँगा, अब ये कर, हर एक बात उस तक जानी चाहिए ताकि वो समझ पाए कि तुम क्या सोच रहे हो। ठीक है? क्योंकि 1 घंटे का इंटरव्यू होता है मैक्सिमम, हर कंपनी में नॉर्मली 1 घंटे का ही होता है। 1 घंटे में तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व भी करनी है, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऑप्टिमाइज भी करना है। सिर्फ सॉल्व करने तक लिमिटेड नहीं है चीज़, उसको ऑप्टिमाइज सोल्यूशन चाहिए, राइट? तो जब तुम इंटरव्यू से कम्युनिकेट करोगे, वो तुम्हें हिंट भी देगा बीच बीच में। अगर उसको लगेगा कि ये बंदा वैसे सही जा रहा था लेकिन अभी थोड़ा भटक गया है, वो हिंट भी देगा। तो वही चीज़ है कि मेन एक फोकस उस पर भी रखो कि आप सिर्फ कोड बनाओ मत चुपचाप, आप कम्युनिकेट करते रहो इंटरव्यूअर से। उसको भी लगना चाहिए कि हाँ बंदे को आता है, वो दिमाग चला रहा है, धीरे धीरे सोच रहा है, और उसको इससे ये पता चलता रहेगा ना कि जो सामने वाला जो बंदा इंटरव्यू दे रहा है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या भटक रहा है, उसको पता चलना चाहिए। तो अपने आइडियाज़ कम्युनिकेट करते रहो, ठीक है? मेन तो मैं यही बोलूँगा। बाकी यही है कि अब उसके बाद मतलब जैसे मैनेजरियल राउंड्स होते हैं, वो लोग आपसे पूछते हैं कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन कभी आई हो तो तुमने कैसे हैंडल किया। तो या तो आपके पास रियल स्टोरी होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई ऐसी सिचुएशन आई थी तो मैंने उसको ऐसे हैंडल किया। अगर नहीं है तो चाहे स्टोरी बनाओ अपनी, कैसे भी करो, पर आपके पास आंसर अच्छा होना चाहिए। कोई वेरीफाई करने नहीं जा रहा है तुम्हारी स्टोरी अच्छी है, मतलब सच्ची है, झूठी है। उनको तुम्हारे रिप्लाई से मतलब है कि तुम्हारी सोच क्या है, तुमको क्या सही लगता है। दैट्स इट। ओके, थैंक यू सो मच भैया। सो भैया एक और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है माइंड में सर, लाइक अभी जैसे आपके टाइम पे ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं थे, यूट्यूब पे जियो भी नहीं था, बट अभी क्या है कि एम्पल ऑफ रिसोर्सेस है, यूट्यूब पे है सारे, मतलब जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं और जो बड़े बड़े मतलब जो अमेज़ॉन और गूगल में है, वो लोग खुद का अपना अपना बैच और कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। जैसे लव बब्बर भैया हैं, SD शीट ऑफ स्ट्राइबर भैया, वो जबकि बहुत अच्छा है, गीक्स फॉर गीक्स संदीप सर। सो लाइक भैया आपके अकॉर्डिंग हमें फॉलो क्या करना चाहिए? जब इतने सारे चीज़ें तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे साथ मैं बता रहा हूँ क्या होता है। अभी जैसे स्टार्टिंग में हुआ तो गिग्स फॉर गिग्स से किया, थोड़ी सी वहाँ पे आने लगा, तो फिर अब लगा कि अब चलो स्ट्राइबर भैया का SD शीट्स उठाते हैं, वो किए, फिर लगता है कि अब चलो थोड़ा सा कोड शेप पे कर लेते हैं। इस तरह घूम रहे इधर उधर। एक तो पूरा कोर्स अभी तक मैं अपने लाइफ में, मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ, मैं कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ। सो मतलब ये तो मतलब इसके लिए क्या करें, क्या रिसोर्स फॉलो करें? तो बात है ना कि मेन मोटिव कोर्स पूरा करना नहीं है, मेन मोटिव सीखना है। तुम कहीं से भी सीखो, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर तुम एक प्लेटफॉर्म से नहीं सीख रहे हो, तुम बार बार अलग अलग जगह पे जा रहे हो, इट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग। सीखने से मतलब है ना, तुम यहाँ से भी सीखो, वहाँ से भी सीखो, क्या दिक्कत है? अगर तुम कोर्स पूरा कर लोगे तो उसका सर्टिफिकेट कहाँ लेके जाओगे, किसको दिखाओगे? उसके बेस पे कुछ नहीं होने वाला। बात सीखने पे ही है। तुम गीक्स और गीक्स से सीखो, तुम्हें जिससे समझ में आता है तुम वहाँ से सीखो। तुम्हें यूट्यूब से कोई बंदे का समझ में आ रहा है, उससे सीखो, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट यही है कि तुमको कैसे समझ में आ रहा है, सीखने से मतलब है, कोर्स पूरा करने से नहीं। कोर्स तुम ऑलरेडी एक पूरा कर रहे हो कॉलेज में, जिसका सर्टिफिकेट मिलेगा और जो काम भी आएगा। वो ऑनलाइन कोर्सेज का सर्टिफिकेट कहाँ काम आएगा? और ऑनलाइन भी मतलब काम आता है अगर तुमने कोई अच्छा मतलब जो कि मतलब मार्केट में पॉपुलर हो सर्टिफिकेशन जिस चीज़ की, जैसे AWS का सर्टिफिकेट है, वो काम आता है। हाँ ठीक है, ऐसी जो चीज़ें हैं वो कर सकते हो, उनका काम आता है। लेकिन जो तुम बोल रहे हो कि कोड इधर से कर लिया उधर से कर लिया, हर जगह करो, क्या दिक्कत है? जहाँ अच्छा लगे वहाँ करो, जहाँ कुछ नया सीखने को मिले वहाँ करो। थैंक यू सो मच भैया। एंड भैया लाइक एक और मैं एक मतलब ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, हम लोग को कॉलेज स्टूडेंट्स को नहीं पता रहता। जैसे अभी आपको मैं जब इंट्रोड्यूस कर रहा था तो आई वाज आल्सो कंफ्यूज कि राहुल गर्ग सर अमेजॉन SD2 और SD3, मतलब ये क्या होता है? SD1 SD2 SD3 क्या होता है? थोड़ी इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? सी अमेजोन में मतलब पहली बात तो हर जगह पे SDs के लेवल होते हैं। एक होता है जो फ्रेशर पे है, मतलब फ्रेशर है एकदम, SD हो गया, ठीक है। उसके बाद उसका एक्सपीरियंस आया, वो SD2 बन गया। उसके बाद और एक्सपीरियंस आया, SD3 बन गया। तो अगर मैं अमेजोन की बात करूं तो SD1 का क्या रोल होता है, ठीक है, उसका रोल होता है कोडिंग करना। उसको LLD HLD डिज़ाइन नहीं करना पड़ता।
उसको बताया जाता है कि ये फंक्शनैलिटी हमें डेवलप करनी है, उसको रिक्वायरमेंट बता दी जाती है, सब कुछ बता दिया जाता है, उसको बस कोड करना है, उसको कोड करना है, टेस्ट करना है, डिप्लॉय करना है, वो सारा उसका काम है। अगर हम आते हैं SD2 पे, उसका काम है HLD LLD सब डिज़ाइन करना, उसके बाद उसको जो टास्क है उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड करना, उसके बाद हो सकता है कोड भी उसको करना पड़े अगर बंदे नहीं हैं। तो ये काम है SD2 का। अब आते हैं SD3 पे। SD3 उनसे भी ऊपर होते हैं, जो कि एकदम हाई लेवल पे बहुत बड़ा कोई मान लो कि प्रोजेक्ट है, उसके कंपोनेंट्स के हाई लेवल डिज़ाइन में, लो लेवल डिज़ाइन में काम आते हैं। मतलब अगर SD1 को कोई सजेशन चाहिए वो SD2 के पास जाता है, क्योंकि SD2 उसके पास वो नॉलेज है। अगर SD2 को कोई हेल्प चाहिए वो SD3 के पास जाता है, क्योंकि उनका दिमाग अलग लेवल का है। ठीक है, अगर अभी पैकेज की बात करूं, SD1 का पैकेज अमेज़ॉन में मान लो कि रहता है अराउंड 30-35 इतना रहता है पर ईयर, लाइक 35 लाख। ठीक है, और अगर SD2 की बात करूं उनका 65-70 लाख। अगर SD3 की बात करूं वो करोड़ों में चले जाते हैं। हाँ हाँ, SD3 और एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है उनका लेवल सेम होता है अमेज़ॉन में। तो ये लेवल्स होते हैं अलग अलग। जितना लेवल ऊपर जाते रहोगे उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हाई है तुम्हारी और पैकेज भी हाई। अभी लाइक अभी आज जब आप बोल रहे थे ना, तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया था कि लाइक आप पहले SD होते हैं, फिर प्रमोशन होता है तो SD2 होता है, फिर SD3 होता है। लेकिन जब हम लोग कॉलेज में हैं अभी, तो हम लोग को तो ऐसा कुछ सब्जेक्ट वगैरह पढ़ाया नहीं जाता है कि मतलब जैसे कि हम लोग मान लीजिए अगर SD में जैसे सिलेक्शन होता है तो SD2 बनने के लिए क्या हमें वहाँ पे कुछ अलग से कोर्स करना पड़ेगा? पढ़ाते हैं वो लोग कि कैसे क्या रहता है? हर कंपनी की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन ये चीज़ है कि तुम्हारा प्रमोशन तभी होगा कि अगर तुम काम अच्छा कर रहे हो अपने लेवल पे। तुम्हें सिर्फ SD1 का, अगर तुम SD1 हो और तुम्हें SD2 का प्रमोशन चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम SD का काम अच्छा कर रहे हो तो इसलिए तुमको प्रमोशन मिल जाएगा। तुमको अपने लेवल से ऊपर जाके काम करना पड़ेगा। जो काम SD2 कर रहे हैं तुम वो काम अगर करने लगोगे तब तुम्हारा प्रमोशन होगा कि हाँ ये बंदा अब SD2 वाला काम संभालने लगा, अब ये SD2 बनने लायक है। तो प्रमोशन ऐसे होते हैं। दूसरी कंपनीज़ में भी ऐसा ही होता है। तुम जैसे जैसे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लेने लगते हो, तुमको काम समझ में आने लगता है, तुमको पता है कि कैसे हैंडल करनी है कोई सिचुएशन, उसके बाद तुम्हारा प्रमोशन होता है कि हाँ ये बंदा अभी संभाल पा रहा है, अब इसको प्रमोट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच भैया। सो भैया अभी आपके पास टाइम है, अपन और कुछ बातें कर सकते हैं कि? ओके, थैंक यू सो मच। सो भैया लाइक अभी जैसे आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, सो अभी मतलब क्या अच्छा है, ज़्यादा बेटर क्या है? कॉर्पोरेट वर्ल्ड अच्छा है कि आप जब कॉलेज में थे कॉलेज लाइफ अच्छा था? इवन दो उस टाइम भी आप मतलब खुश नहीं थे कॉलेज लाइफ से अपने अभी तक, जैसे मुझे पता चला आपको रिग्रेट्स रहते थे, तो अभी क्या मतलब वो टाइम अच्छा था कि ये टाइम अच्छा है? देखो यार, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कोई रिग्रेट्स हैं। ठीक है, कॉलेज टाइम पे अलग मज़े थे, उन मज़ों का कोई कंपैरिजन नहीं है अभी के मज़ों से। हर तरह के मज़े यार, मतलब नए दोस्त बनते हैं, ठीक है, और कॉलेज में आप जाके लड़कीबाजी के चक्कर में भी पड़ते हो, ठीक है, दोस्तों के साथ एंजॉय, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हो, बहुत लोग ड्रग्स वगैरह एक्सप्लोर करते हैं, सब कुछ होता है। अब इसमें तो कोई शर्माने की बात नहीं है कि भाई ड्रग्स नहीं होते, हर कॉलेज में होता है, पता नहीं होता किसी को, स्टूडेंट्स को सब पता होता है ठीक है। तो कॉलेज टाइम पे मैंने भी बहुत मज़े किए हैं, ऐसा नहीं है कि एंजॉय नहीं किया। बस वही है कि उन मज़ों का कंपैरिजन अभी के मज़ों से कुछ नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे मतलब क्या होता है ना कि इंसान कभी प्रेजेंट को अप्रिशिएट नहीं करता है, उसको प्रेजेंट हमेशा ख़राब ही लगता है, उसको पास्ट अच्छा लगता है। आज मैं जिसको गाली दे रहा हूँ कल वही मुझे अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि वो पास्ट हो जाएगा। तो कॉलेज टाइम पे दिक्कत कुछ नहीं है, सब बढ़िया था। बस उस टाइम पे एक टेंशन रहती है कि यार जॉब कैसे लगेगी। उस टाइम स्टूडेंट के दिमाग में यही होता है ना कि भाई मैं क्या करूं जिससे जॉब लग जाए, क्या पढूं, और सीनियर से पूछने जाओ तो भाई उधर अलग, मतलब कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, समझ नहीं आता, कंफ्यूज हो जाता है इंसान। और बात यह है ना कि स्टूडेंट को पता भी नहीं होता अभी कि उसको किस लाइन में जाना है। अभी अगर कंप्यूटर साइंस का ही ले लो, बोलने को कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, लेकिन ये कितनी बड़ी फील्ड है, इसके अंदर कितनी फील्ड्स हैं,
डेवऑप्स, ML, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बैक एंड, फ्रंट एंड, पता नहीं क्या क्या है, राइट। तो जैसे ही कॉलेज में जाता है कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन फाइनल ईयर आते आते आपको पता चल जाता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और आप किस में जा सकते हो। तो ये बात रही खैर कॉलेज लाइफ की। और कॉलेज लाइफ और अभी में डिफरेंस यही है कि कॉलेज में मज़े थोड़े ज़्यादा थे, दोस्तों से मिलना जुलना था, सब कुछ था। अभी क्या है कि सब लोग अपने अपनी जॉब में सेटल्ड हैं, सब लोग दूर दूर रहते हैं, किसी से मिलना नहीं हो पाता। अभी मेरे दोस्त हैं, हम लोग बेंगलोर में ही रहते हैं सब, लेकिन बेंगलोर में इतना ट्रैफिक है कि एक दूसरे को मिलने भी नहीं जा पाते, ठीक है। तो बट ये है कि पहले जो टेंशन थी कि भाई जॉब कैसे लगेगी, अच्छा पैकेज लगेगा कि नहीं, वो सब अब नहीं है। अभी वो टेंशन है कि जो काम असाइंड है वो टाइम पे कर पाएंगे कि नहीं, डेडलाइन मीट कर पाएंगे कि नहीं, टेंशन हमेशा रहेगी। मज़े लेने हैं कि नहीं उस टाइम के, वो तुम पे डिपेंड करता है, तुम्हारा एटीट्यूड डिसाइड करेगा वो चीज़। ओके, थैंक यू सो मच भैया। सो भैया लाइक एक बहुत पर्सनल क्वेश्चन छोटा सा करूँगा मैं, कि जब आपका प्लेसमेंट हुआ था अमेज़ॉन में, तो लाइक उस टाइम जब आपने घर में बताया था अपने मम्मा पापा को, तो वो कैसी फीलिंग थी, आपको कैसा लगा, और मम्मा पापा का फेस देख के आपको कैसा लगा? एक्चुअली मैं उस टाइम घर पे था नहीं मैं बेंगलोर गया था, और मैं एक्चुअली घर पे यही बोल के गया था कि मैं जब तक मेरी जॉब चेंज नहीं होगी मैं घर नहीं आऊँगा। तो मुझे बेंगलोर में 2 महीने हो गए थे, 2-2.5 महीने, और मैं कभी घर से ज़्यादा टाइम के लिए दूर रहता नहीं हूँ, 1-2 महीने तक रहता हूँ, उसके बाद मैं घर चला जाता हूँ। तो फिर मुझे जब अमेज़ॉन का ऑफ़र लेटर आया तो मैंने तब भी मतलब मुझे अमेज़ॉन से क्या हुआ ना कि कंफर्मेशन आ गया था, लेकिन ऑफ़र लेटर भी नहीं आया था। तो आई वॉज़ हैप्पी, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई जब तक ऑफ़र लेटर नहीं आएगा मैं नहीं कुछ बोल रहा किसी को। तो मैंने तब तक घर वालों को कुछ नहीं बताया। फिर 1 हफ्ते बाद मेरा ऑफ़र लेटर आया, फिर मैंने घर पे बोला कि ठीक है मेरी लग गई है, चेंज हो गई है सो मेरे घर वाले थोड़े खुश थे। पहले एक्चुअली क्या था ना कि जब मैं कॉलेज में था तो मेरी जब प्लेसमेंट हुई, मेरा 8.5 लाख का पैकेज लगा, मैंने डैडी को फ़ोन किया कि डैडी मेरी प्लेसमेंट हो गई। तो मेरे डैडी बोले कितना पैकेज? मैंने बोला 8.5। मेरे डैडी बोले बस। मेरा एकदम ऐसा दिल टूटा ना कि भाई इधर 8.5 लाख लेते लेते इतना दिमाग ख़राब हो गया और इनको बस लग रहा है बट जैसे ही मैंने अमेज़ॉन का बताया तो माय डैड वाज सो हैप्पी कि ठीक है अब पैकेज थोड़ा ठीक है। तो उसके बाद थोड़ी घर में इज्जत बढ़ी है तो भैया आपका जब अमेज़ॉन में हुआ था तो उस टाइम पे आपका पैकेज क्या था, प्लीज़ डिस्क्लोज करिए। उस टाइम पे यार मेरा मतलब पैकेज हो गया था 13 पॉइंट समथिंग था पुरानी कंपनी में, मतलब 3 साल काम करने के बाद 8.5 से सिर्फ 13 तक पहुंचा था। सो आई वॉज सो अपसेट अबाउट इट, एंड इतना अपसेट था कि मतलब जैसे ही मेरी अमेज़ॉन में जॉब लगी उससे जस्ट पहले अप्रेजल का टाइम था, और मेरा अप्रेजल हुआ तो पैकेज 13 पॉइंट समथिंग हुआ, और मैंने मतलब मैनेजर से बात की कि इतना कम इंक्रीमेंट, तो ही वाज लाइक यू गॉट द हाईएस्ट इन द टीम अच्छा, मतलब ऐसा हम लोग बोल सकते हैं हाँ, ये डिस्कशन होता है मैनेजर से कि मतलब नहीं इतना कम है, मेरे को और चाहिए। हाँ। ऐसा हो सकता है। हाँ। तो मेरे मैनेजर ने बोला कि इतना हाईएस्ट है तुम्हारा पूरी टीम में, तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैं ठीक है अब क्या करें। सो आई वॉज सो अपसेट अबाउट इट, एंड जस्ट आफ्टर द डे ऑफ दैट मीटिंग आई गॉट ऑफर लेटर फ्रॉम अमेज़ॉन। तो मैंने मैनेजर को बताया भी नहीं, मैंने सीधा रिज़ाइन डाल दिया क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं मतलब नॉर्मली क्या होता है ना कि आप किसी कंपनी को अगर छोड़ते हो तो आप अपने मैनेजर से डिस्कस कर सकते हो कि भाई मैं कंपनी छोड़ने का सोच रहा हूँ, अगर आप कुछ अच्छा ऑफ़र करोगे तो मैं रुक जाऊँगा, और अगर आप नहीं भी करते हो तो आपका मैनेजर आपको रोकने की कोशिश करता है इफ़ यू आर ए गुड एसेट। तो मैंने अपने मैनेजर को बताया ही नहीं कि मैं रिज़ाइन डाल रहा हूँ। तो मैंने रिज़ाइन डाल दिया, और मेरे मैनेजर ने मेरे टीम लीड से बात की कि उसने बिना बताए रिज़ाइन डाल दिया। तो मेरे टीम लीड ने मुझसे बात की कि तुमने बिना बताए रिज़ाइन डाल दिया। द थिंग इज़ कि उस टाइम मुझे पता ही नहीं था कि रिज़ाइन डालने से पहले बात भी करनी होती है तो मैंने रिज़ाइन ऐसे ही डाल दिया था क्योंकि मुझे पता नहीं। तो
फिर मैंने अपने टीम लीड से बात की कि भाई अमेज़ोन में लग गई है ये वो, इतना पैकेज है। तो ही वॉज़ लाइक कि ठीक है, अब मैं तुम्हें रोकने का भी ट्राई नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम, अगर मैं मैनेजर से बात करूँगा अभी तो वो तुम्हें इतना पैकेज तो ऑफ़र नहीं कर पाएंगे जितना अमेज़ोन दे रही है। तो बेटर यही है कि तुम अमेज़ोन ज्वाइन करो, बढ़िया। Yeah. So, okay. Thank you so much, Bhaiya, for sharing your insights and for giving me your valuable time. And it was nice time with you, seriously. And like आप कोई सा टिप्स देना चाहते हो मेरे को, जैसे मैं सारे अपने पॉडकास्ट में पूछता हूँ कि लाइक जो मैं कर रहा हूँ अपने कॉलेज लाइफ में पॉडकास्ट वगैरह, और मतलब क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं? I don't know very much about this podcast thing, but whatever you are doing, it's good, and काफ़ी लोगों के ये एक्सपीरियंसेस काम आएंगे आई गेस। Exactly. और आगे ज़माना इसी चीज़ का है, सो करते रहो। Thank you so much, Bhaiya, and thank you so much, guys, for watching this particular podcast. And I'll meet you in next video. And if you want to connect with Rahul Garg Bhaiya, I'll give his LinkedIn link in my description box. And yeah, that's all about this video. Thank you, Bhaiya. Thank you so much.